हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाजार संतुलन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर का अगर हम लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यानी एमसीक्यू, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसका हम लोग सही सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए देखते हैं बाजार संतुलन में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है। इंट्रो में हम लोग जान लेते हैं परिचय में। इस अध्याय में, इस चैप्टर में फॉर्म तथा उपभोक्ता के व्यवहार यानी फॉर्म और कंज्यूमर के व्यवहार के सम्मिलित रूप के यानी कंजुगेटेड फॉर्म के आधार पर मांग पूर्ति का विश्लेषण करेंगे और यह भी जानेंगे कि बाजार संतुलन क्या होता है और शिफ्ट के बारे में भी हम लोग एक तरह से इसमें अध्ययन करेंगे। यानी साथ ही साथ शिफ्ट क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं वो भी एक तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि शिफ्ट का जो प्रभाव होता है ये क्या होता है और कैसा दृष्टिकोण से शिफ्ट का प्रभाव को एक तरह से आंका जाता है। ठीक है, देखिए यह चैप्टर 5 होगा। यह चैप्टर 1 मिस्टेक से हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। यह क्या होगा, चैप्टर 5 बाजार संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार संतुलन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बाजार संतुलन क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा स्थिति होता है, ऐसा सिचुएशन होता है जब किसी विशेष कीमत पर यानी कोई खास कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के समान होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बाजार में कोई ऐसा स्थिति जिसमें बाजार के लोग, बाजार के दुकानदार सब होते हैं जो वो एक तरह से वस्तु का डिमांड करते हैं यानी एक तरह से वस्तु का मांग करते हैं और एक तरह से कस्टमर को देते हैं। ठीक है, उसके बीच में कोई चीज की कमी नहीं होती। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी बाजार में अगर आपको कोई भी सामान अगर कितनी भी मात्रा में आप लेना चाहें, आपकी मर्जी से अगर वो सामान आपको मिल जाता है सही टाइम पर, कोई भी वस्तु को आप खरीदना चाहेंगे तो वो बाजार जो है वो कौन सा स्थिति में कहलाएगा, बाजार संतुलन स्थिति में कहलाएगा। यानी ये जो है एक तरह से स्थिति है। ठीक है, ये कोई संज्ञा नहीं है, ये एक तरह से सिचुएशन का नाम है बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम जो है बाजार संतुलन में कोई भी चीज का कमी नहीं होता है, कोई भी चीज का कमी नहीं होता, चाहे वो आप वो चीज को जितनी मात्रा में खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई चीज का इसमें कमी नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, बाजार संतुलन। और वस्तु की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वस्तु का कीमत और उसकी जो मांग होती है उसके बीच जो संबंध है, रिलेशन कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर क्या लगना है, ऋणात्मक। यानी वस्तु की कीमत और इसके मांग के बीच जो संबंध होता है ऋणात्मक होती है, जबकि वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बाजार संतुलन समझ में आ गया होगा और इसके बीच में जो रिलेशन होते हैं, कीमत और वस्तु की कीमत और उसकी मांग में कैसा रिलेशन होते हैं वो एक तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अधिपूर्ति क्या होता है। ठीक है, अधिपूर्ति क्या होता है यानी सप्लाई को क्या होता है, जब किसी वस्तु की मात्रा मांग से अधिक बाजार में पाई जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि बाजार में वस्तु कम बिक रहा है लेकिन वो वस्तु ज्यादा मात्रा में बाजार में उपलब्ध है, तो उसी को क्या कहेंगे, अधिपूर्ति कहेंगे। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु की मात्रा मांग से अधिक बाजार में पाई जाती है या फिर जिस स्थिति में बाजार पूर्ति यानी बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, बाजार में मांग कम है लेकिन बाजार पूर्ति ज्यादा है। बाजार पूर्ति का मतलब क्या होता है, बाजार मांग क्या होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, एक तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको डिफाइन के साथ पढ़ेंगे कि बाजार पूर्ति क्या होता है और बाजार मांग क्या होता है। ठीक है, तो जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तो उसे अधिपूर्ति कहते हैं। यह संतुलित कीमत से कम कीमत पर होती है, यानी एक तरह से संतुलित कीमत से कम कीमत पर कौन होती है, अधिपूर्ति। ठीक है, ये लाइन आपको बढ़िया से याद रखना है, ये लाइन आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये जो होता है अधिपूर्ति, ये संतुलित कीमत से कम कीमत पर होती है। और अधिपूर्ति क्या है, अधिपूर्ति का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कोई भी बाजार में सबसे ज्यादा वस्तु यानी एक तरह से पब्लिक का डिमांड के अनुसार ज्यादा अगर वस्तु वो बाजार में उपलब्ध है तो वो क्या कहलाएंगे, अधिपूर्ति कहलाएंगे यानी सप्लाई कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अधिपूर्ति समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अधिमांग। अधिमांग क्या होता है, अधि का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक। अधिमांग का मतलब क्या होगा, देखिए जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होता है यानी बाजार मांग पब्लिक जो है मांग का डिमांड करेगा, पब्लिक को अगर सामान का जरूरत पड़ेगा तो वो एक तरह से मांग करेगा, लेकिन बाजार जो है पूर्ति वो घट जाता है यानी बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होता है तो अभी मांग कहलाती है। कुछ क्या कहलाती है, उसको अधिमांग, या अभी कर दिया अधि होगा। ठीक है, या अधिमांग कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिमांग कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होता है अधिमांग में यानी पब्लिक ज्यादा वस्तु का डिमांड करता है लेकिन मार्केट वो वस्तु का एक तरह से इतने मात्रा में वो वस्तु पब्लिक को नहीं दे पाती, यानी एक तरह से मांग बाजार पूर्ति से बढ़ जाता है। ठीक है, बाजार इतना किसी भी वस्तु को इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाता है बाजार, कोई भी मार्केट, और एक तरह से पब्लिक का डिमांड बढ़ जाता है, उसको क्या कहेंगे, अधिमांग कहेंगे। यानी अधिमांग का सीधा सीधा मतलब हुआ कि ज्यादा मांग। अधिमांग का मतलब ज्यादा मांग, अधि का मतलब क्या होता है, अधिक, यानी अधि का मतलब अधिक, तो अधिमांग का मतलब क्या होगा, ज्यादा मांग। ठीक है, तो संतुलन जो है ये लोग हम लोग एक तरह
तरह से ये हम लोग समझ लिए क्या होता है अधिमांग। अब हम समझेंगे संतुलन कीमत क्या होता है। संतुलित बाजार हम लोग समझ लिए, संतुलन बाजार क्या होता है यानी बाजार संतुलन। अब हम समझेंगे कि संतुलन कीमत क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है जिस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के यानी अथवा समान होता है, बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, संतुलन कीमत कहेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, संतुलन कीमत। यानी संतुलन कीमत का मतलब ये हुआ कि बाजार पूर्ति अगर बाजार मांग के बराबर होता है, वैसा कीमत जिस पर बाजार पूर्ति और बाजार मांग क्या होता है, आपस में बराबर होता है, समान होता है, तो उस कीमत को क्या कहेंगे, संतुलन कीमत कहेंगे। यानी हम लोग जो भी वस्तु खरीदते हैं, जो भी एक तरह से सामान खरीदते हैं, वो वस्तु का जो एक तरह से कीमत देते हैं, जो एक तरह से प्राइस देते हैं, तो वो कीमत क्या कहलाएगा, संतुलन कीमत कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जितना वस्तु खरीदते हैं यानी बाजार जो पूर्ति है, बाजार पूर्ति और बाजार मांग ये इस स्थिति में समान रहता है। हम लोग जो भी वस्तु का एक तरह से पे करते हैं, दाम जो देते हैं, वो कीमत जो है वो क्या कहलाएगा, संतुलन कीमत कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हालात में फर्म तथा उपभोक्ता दोनों ही बाजार में अपने आप को स्थापित रखने में रुचि रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संतुलन कीमत है, ठीक है, तो कोई भी फर्म होगा, कोई भी उपभोक्ता होगा, कोई भी कंज्यूमर होगा, वो बाजार में एक तरह से अपने आप को बनाए रखने में, स्थापित रखने की रुचि रखता है। ठीक है, अन्य शब्दों में अधिमांग तथा अधिपूर्ति की परिभाषाएं इसी प्रकार दी गई है। ठीक है, अन्य शब्दों में हम लोग समझेंगे अधिमांग और अधिपूर्ति तो हम लोग यहाँ समझ लिए, लेकिन एक तरह से फिर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि अधिमांग और अधिपूर्ति क्या होता है। देखिए, अधिमांग यदि किसी पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज्यादा है, यानी बाजार पूर्ति से ज्यादा है, तो उस कीमत पर क्या, उस कीमत पर बाजार में अधिमांग होती कहलाता है। ठीक है, यदि किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो उस कीमत पर क्या होता है कि बाजार मांग अधिमांग कहलाता है। और अधिपूर्ति जो है, यदि किसी कीमत पर क्या होगा कि बाजार पूर्ति बाजार मांग से ज्यादा होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अधिपूर्ति कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं बाजार पूर्ति की ओर। ठीक है, छोटा छोटा शब्द है, आप लोग को याद रखने की कोशिश करना है। ये जब भी आपको डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि अधिमांग से क्या समझते हैं, अधिपूर्ति से क्या समझते हैं, तो आपको 2 या 3 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार आपको लोगों को एक तरह से आंसर देना है। हम लोग समझेंगे कि बाजार पूर्ति क्या होता है। ठीक है, चलिए, बाजार जो पूर्ति होता है, बाजार पूर्ति का अर्थ बाजार में समय समय पर, ठीक है, हम लोग तो बाजार पूर्ति आगे पढ़ लिए और एक तरह से बाजार मांग भी पढ़ लिए, तो हम लोग एक तरह से डिफाइन करके पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। बाजार पूर्ति का अर्थ बाजार में समय समय पर यानी टाइम पर पब्लिक यानी एक तरह से जनता, जिसको उपभोक्ता कहते हैं, द्वारा मांगी गई वस्तु की बाजार में उपलब्ध कराना, अर्थात बाजार में वस्तु की भरपाई करना ही क्या कहलाता है, बाजार पूर्ति कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको ये एक तरह से परिभाषा समझ में आ गया होगा कि बाजार पूर्ति क्या होता है। यानी समय समय पर जो एक तरह से पब्लिक जो मांगता है वस्तु, बाजार में जाकर के वस्तु खरीदता है, तो बाजार में उपलब्ध कराना, यानी बाजार पूर्ति का अर्थ बाजार में समय समय पर टाइम पर पब्लिक यानी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की बाजार में उपलब्ध कराना, अर्थात बाजार में वस्तु की भरपाई करना ही क्या कहलाता है, बाजार पूर्ति कहलाता है। और बाजार मांग जो है, बाजार द्वारा समय समय पर अलग अलग की मांग, यानी अलग अलग वस्तु की मांग हो गई, यहाँ अलग अलग वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। ठीक है, यानी बाजार की तरफ से जो डिमांड किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, बाजार मांग, यानी एक तरह से मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संतुलन के बारे में एडम स्मिथ क्या कहते हैं, यानी संतुलन के बारे में जो एडम स्मिथ साहब जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ के समय अर्थात 1723 से 1790 के बीच से यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है, यानी एक तरह से डिसबैलेंस होता है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में बदलाव ला देता है। यानी एक तरह से वो हाथ जो जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, यानी एक तरह से कल्पना किया गया है, सच में कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, यानी अदृश्य हाथ, यानी एक तरह से कल्पना किया गया है कि कोई हाथ होता है, अदृश्य हाथ, जिसके कारण जो कीमतों में या फिर एक तरह से बदलाव ला देता है। क्या करता है, कीमतों में बदलाव ला देता है। यह भी मान्य है कि अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में वृद्धि और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में गिरावट लाएगी। ठीक है, यह भी एक तरह से माना जाता है कि जो एक तरह से अदृश्य हाथ जो होते हैं, वो एक तरह से अदृश्य हाथ जो होते हैं अधिमांग की स्थिति में वृद्धि और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में क्या लाएगी, गिरावट लाएगी। तो बाजार संतुलन का जो निर्धारण पूर्ति वक्र और मांग वक्रों के सहारे से होता है। बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होता है भाई, बाजार संतुलन को जो निर्धारण किया जाता है, ऐसे तो नहीं कहा जाता कि बाजार संतुलन में है या फिर नहीं है, कोई चीज का आकलन किया जाता होगा, कोई चीज का डेटाबेस को एक तरह से आंका जाता होगा, उसी के आधार पर कहा जाता है कि बाजार संतुलन में है या फिर बाजार संतुलन में नहीं है। तो बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, पूर्ति और मांग वक्रों के सहारे होता है। ठीक है, पूर्ति वक्र अगर मांग वक्र अगर सही से अपना स्वरूप दिखा रहा तो बाजार संतुलन में है, अगर नहीं दिखा रहा तो एक तरह से क्या है, बाजार डिसबैलेंस यानी असंतुलन में है। तो उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार एक वस्तु की मांग वक्र निर्धारित होती है, यानी उपभोक्ता के व्यवहार जो होते हैं, जो एक तरह से बिहेवियर होते हैं कंज्यूमर का, तो इसके अनुसार क्या होते हैं कि एक वस्तु की मांग का वक्र क्या होता है, निर्धारित होता है। यानी उपभोक्ता कहने का मतलब ये होगा, कोई भी कंज्यूमर होगा, कोई भी एक तरह से
उपभोक्ता होगा वो अगर वस्तु को खरीदेगा वही कीमत देगा। वो एक तरह से वो जो है किसी भी वस्तु का अगर कीमत खरीदेगा, कोई भी सेम वस्तु को खरीदेगा, वो एक तरह से वो वस्तु का न ज़्यादा दाम देगा न कम दाम देगा। इस तरह से व्यवहार, उसका जो व्यवहार है उसके व्यवहार के अनुसार वस्तु की मांग का जो वक्र है निर्धारित होता है उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार। ठीक है, तो पूर्ति वक्र, वस्तु की पूर्ति वक्र का निर्धारण भी उत्पादक के व्यवहार पर आश्रित होता है। वस्तु की पूर्ति वक्र यानी वस्तु कैसा, एक तरह से ज़्यादा वस्तु पूर्ति करना है या फिर कम वस्तु पूर्ति करना है, इसका भी एक तरह से जो निर्धारण होता है वह किसके व्यवहार के अनुसार होता है, किसके व्यवहार पर आश्रित रहता है, यानी एक तरह से आश्रित यानी डिपेंड रहता है। तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के अनुसार, यानी प्रोड्यूसर कौन, जो एक तरह से वस्तु का निर्माण करता है यानी वस्तु को बनाता है, प्रोडक्टर यानी जो एक तरह से जो वस्तु का प्रोडक्शन करता है, बनाता है, तो उसी पर डिपेंड करता है कि वस्तु पूर्ति यानी वस्तु पूर्ति वक्र का निर्धारण कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर उत्पादक अगर एक तरह से वस्तु का उत्पादन सही करेगा और मार्केट में ला करके वस्तु को बेचेगा तो वस्तु पूर्ति वक्र एक तरह से सही स्थिति में रहेगा। अगर नहीं बेचेगा, अगर वो एक तरह से उत्पादक गड़बड़ी करेगा अपना उत्पादन को करने में यानी सामान नया सामान बनाने में, तो वस्तु पूर्ति वक्र जो है एक तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, इसका ग्राफ इधर उधर भटकने लगेगा। यानी यही एक तरह से वस्तु पूर्ति वक्र का जो निर्धारक होता है, निर्धारण कौन करता है, उत्पादक के व्यवहार पर आश्रित रहता है, यानी उत्पादक कैसा व्यवहार करता है उत्पादक के पर ही आश्रित रहता है ये चीज। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि बाजार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी बाजार के जो रूप होते हैं मुख्यतः कितने रूप के होते हैं, 4 रूप के होते हैं। पहला जो रूप है अल्पाधिकार यानी पूर्ण प्रतियोगिता रूप, दूसरा जो रूप है पूर्ण प्रतियोगिता, तीसरा रूप है एकाधिकार और चौथा रूप है एकाधिकार प्रतियोगिता रूप। यानी बाजार के मुख्यतः 4 रूप होते हैं और हम लोग जो पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता यानी किसको, कौन सा रूप को पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता का रूप को पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, ये एक तरह से नॉलेज के लिए आप लोग को जानना जरूरी है कि बाजार के जो मुख्य रूप होते हैं वो 4 रूप होते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता जिसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि बाजार में अत्यधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता यानी बायर एंड सेलर उपस्थित रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बाजार में कोई भी अगर एक तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन, ये एक तरह से पढ़ा दिया गया है, ये एक तरह से फिर रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है क्रेता और विक्रेता ज्यादा संख्या में बाजार में उपस्थित रहते हैं, तभी सभी को यानी तथा सभी को बाजार के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्रेता हो, कोई भी विक्रेता हो, कोई भी सामान खरीदने वाला या फिर बायर हो या फिर सेलर हो, सबको एक तरह से बाजार में कौन सा चीज कितना कीमत पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, किस दुकान पर मिल रहा है, सारा ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, सारे चीज के बारे में वो लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कहते हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की एक तरह से खासियत होती है। तो साथ ही साथ फर्मों का बाजार में स्वतंत्र रूप से बहिर्गमन तथा प्रवेश यानी एंट्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है, इसमें कोई भी फर्म बाजार में एंट्री कर सकता है और अपना मन से निकल सकता है। अगर वो एंट्री करेगा, वो अगर प्रोडक्शन करके अपना सामान बेचेगा, अगर उनको फायदा होगा तो वो रहेगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, बहिर्गमन हो जाएगा यानी बाहर चल जाएगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक तरह से खासियत होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझेंगे श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, यानी श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। ये क्या होता है कि श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ यानी प्रॉफिट हासिल होता है वो क्या कहता है, सीमांत संप्राप्ति और सीमांत उत्पाद का गुणनफल के समान होता है। यानी ये जो होता है श्रम का सीमांत और संप्राप्ति उत्पाद जो होता है, ये दोनों का गुणनफल होता है। किस किस का गुणनफल होता है भाई, एक तरह से सीमांत संप्राप्ति और सीमांत उत्पाद का गुणनफल के समान होता है। कौन, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। ये क्या है, श्रम के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई यानी एक तरह से एक्स्ट्रा जो वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा जो काम करते हैं, तो उसी का प्रॉफिट को क्या कहते हैं, उसी का अतिरिक्त प्रॉफिट हासिल होता है, उसी को क्या कहेंगे, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। ठीक है, ये गुणनफल होता है ये दोनों चीज का। अब हम समझते हैं, अर्थात जिसे श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं, यानी ये दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। अर्थात मजदूर एक्स्ट्रा ड्यूटी करके जो लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहेंगे, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद की संज्ञा दी गई है। यानी एक्स्ट्रा काम करके, यानी एक तरह से जो भी काम होते हैं एक्स्ट्रा काम करके अगर लेबर अगर एक तरह से अर्जित करते हैं, जो भी प्रॉफिट एक तरह से लाभ अर्जित करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, श्रम का सीमांत उत्पाद सीमांत संप्राप्ति उत्पाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर हो जाएगा सीमांत संप्राप्ति गुना श्रम का सीमांत उत्पाद। ये एक तरह से फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना VBI लगाएंगे कम है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को पूछ दिया जाएगा, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसके बराबर है, ऑप्शन में आपको घुमा फिरा करके दे दिया जाएगा, ये गुना ये फलना, एक तरह से इंटू करके एक तरह से दे दिया जाएगा, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है, सीमांत संप्राप्ति गुना श्रम का सीमांत उत्पाद। इसी के अनुसार आप एक तरह से श्रम का सीमांत और संप्राप्ति उत्पाद का एक तरह से परिभाषा भी लिख सकते हैं, कह देंगे क्या दिक्कत है उसमें कि सीमांत संप्राप्ति और श्रम का सीमांत उत्पाद के गुणनफल को क्या कहते हैं, श्रम का सीमांत
सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसी के अनुसार आप ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो एक तरह से आप डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक मजदूरों की दर, अत्यधिक मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, यानी अत्यधिक मजदूरी दर पर क्या होता है कि कम लेबर की मांग होती है, जिस कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाली होती है। ठीक है, यानी ज्यादा मजदूरी, यानी अत्यधिक मजदूरी दर पर, यानी ज्यादा एक तरह से फी, यानी जो एक तरह से मजदूरी दिया जाता है, मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, कम एक तरह से लेबर की मांग होती है, जिस कारण मांग वक्र जो है नीचे की ओर प्रवणता वाली हो जाती है। ठीक है, इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो किसी दी हुई मजदूरी पर, यानी किसी दी हुई मजदूरी पर मजदूर यानी लेबर को कितना काम करना चाहिए, इसका निर्धारण घर परिवार करते हैं। यानी जो मजदूर के घर परिवार होते हैं वो एक तरह से जांचते हैं, वो एक तरह से देखते हैं कि हमारे जो मालिक है वो हमको कितना रुपया दे रहे हैं, एक तरह से वो रुपया के अनुसार हम उसका काम करके देंगे। यानी किसी दी हुई मजदूरी, यानी एक तरह से जो एक तरह से पैसे दिए जाते हैं, जो भी दिए जाते हैं काम करने के बदले, उसको क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। मजदूरी पर मजदूर को कितना काम करना चाहिए, ये उसका जो निर्धारण करता है उसका फैमिली करता है, उसके घर परिवार वाले करते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से वो लोग एक तरह से फिक्स करते हैं कि ये मालिक जो हमको इतना रुपया दे रहा है तो हमको इसका कितना काम करना है, नहीं करना है। तो इनकी पूर्ति का निर्णय अनिवार्य रूप से आय और अवकाश के बीच का चयन होता है। यानी इनकी पूर्ति का निर्णय जो होता है जरूरी रूप से आय और अवकाश, आय का मतलब होता है इनकम, यानी जो एक तरह से मजदूरी दी जाती है, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, यानी आय का पैसा और एक तरह से छुट्टी के बीच में एक तरह से सिलेक्शन होता है कौन, इनकी पूर्ति का निर्णय। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यानी मजदूर आय को महत्व देते हैं पर अवकाश छुट्टी में रहना पसंद करते हैं। यानी एक तरह से कोई भी मजदूर है, सही बात है, कोई भी मजदूर एक तरह से मजदूरी को ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि पैसे के लिए ही काम करते हैं वो लोग, यानी एक तरह से जो भी आय होते हैं उनको ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो एक तरह से वो क्योंकि उसी के लिए वो लोग काम करते हैं, जिसके कारण उसको क्या देंगे, ज्यादा महत्व देंगे। पर अवकाश यानी छुट्टी पर रहना भी क्या करेंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम करेंगे तो एक तरह से वो लोग एक तरह से बार बार जो होते हैं मालिक के प्रेशर में आकर के अगर ज्यादा काम करेंगे तो वो ज्यादा मतलब काम करना प्रेशर नहीं, एक तरह से परेशान हो जाता है और प्रेशर में रहता है, जिसके कारण वो लोग एक तरह से पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ज्यादातर अवकाश यानी छुट्टी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मजदूरी दर में वृद्धि के मुख्यतः दो प्रभाव होते हैं। मजदूरी दर में वृद्धि के जो होते हैं मुख्यतः दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है मजदूरी दर में बढ़ोतरी के कारण अवकाश के अवसर लागत में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी मजदूरी दर में बढ़ोतरी के कारण, यानी मजदूरी दर अगर बढ़ा दिया जाए, यानी पैसा अगर जो भी दिया जाता है काम के बदले मजदूर को लेबर को अगर वो बढ़ा दिया जाए तो अवकाश के अवसर लागत में क्या हो जाती है, वृद्धि होगी, अर्थात मजदूर कम छुट्टी करेगा तथा वे अधिक परिश्रम मेहनत करेंगे। ठीक है, ये एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है, दो प्रभाव होते हैं। हम अगला प्रभाव दूसरा सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 बाजार संतुलन। हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, मजदूरी दर में वृद्धि के मुख्यतः दो प्रभाव पड़ते हैं। इसमें हम लोग पहला प्रभाव पढ़ ले, सेकंड जो प्रभाव पढ़ेंगे सेकंड वाला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा फिर वीडियो जो है एक तरह से लंबा बन जाएगा, तो हम लोग एक तरह से रिपीटेशन कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े, श्रम का सीमांत संप्राप्ति क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति गुना श्रम का सीमांत उत्पाद। ठीक है, श्रम का सीमांत उत्पाद आप एक तरह से फॉर्मूला के जरिए इसका परिभाषा लिख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता ने परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसमें सेलर और बायर की संख्या ज्यादा होता है और सबको संपूर्ण ज्ञान होता है, और एक तरह से बहिर्गमन और प्रवेश यानी एंट्री एक तरह से स्वतंत्र होता है किसी भी फर्म का, किसी भी उद्योग का। ठीक है, उसके बाद जो बाजार के मुख्यतः रूप होते हैं, चार रूप होते हैं, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एक तरह से पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। ये मुख्यतः चार रूप है, चारों रूप को आप लोग को याद रखना है। और संतुलन के बारे में एडम स्मिथ क्या कहते हैं वो सब यहाँ से बताया गया है। ठीक है, संतुलन के बारे में ये जो चीज कहते हैं एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ कौन है, एक तरह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एक तरह से अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। अधिपूर्ति क्या होता है, बाजार पूर्ति यानी मांग, और बाजार मांग क्या होता है, यानी बाजार मांग का कहने का मतलब होता है बाजार द्वारा समय समय पर टाइम पर अलग अलग वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। बाजार पूर्ति क्या होता है कि बाजार पूर्ति का अर्थ बाजार में समय समय पर टाइम पर पब्लिक यानी जिसको उपभोक्ता कहते हैं यानी कंज्यूमर कहते हैं, द्वारा मांगी गई वस्तु की बाजार में उपलब्ध कराना, अर्थात बाजार में वस्तु की भरपाई करना ही क्या कहलाता है, बाजार पूर्ति कहलाता है। अधिपूर्ति क्या कहलाता है कि अधिपूर्ति का मतलब अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक, पूर्ति का मतलब पूर्ति यानी पूर्ति से ज्यादा पूर्ति कर देना क्या कहलाता है, अधिपूर्ति कहलाता है। ठीक है, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, अधिपूर्ति कहेंगे। ये सब चीज पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको 2-3 नंबर के रूप में आपको सब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जाएंगे। अधिमांग क्या होता है, अधिक का मतलब होता है ज्यादा यानी अधिक, मांग का मतलब होता है यानी जो डिमांड होता है, यानी मांग से भी ज्यादा मांग को क्या कहेंगे, अधिमांग, यानी एक तरह से अधिमांग कहा जाता है, यानी ज्यादा डिमांड कहा जाता है। ठीक है, संतुलन कीमत क्या होता है कि इसमें जो होता है बाजार पूर्ति और बाजार कीमत दोनों बराबर होते हैं, यानी जिस कीमत पर संतुलन कीमत, जिस कीमत पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में बराबर यानी समान हो तो उसको क्या कहेंगे, संतुलन कीमत कहेंगे। और अधिमांग क्या कहेंगे, अधिमांग का मतलब तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, यानी ऐसे फॉर्म जो होते हैं इसमें जो होते हैं संतुलन कीमत पर कोई भी उपभोक्ता कोई भी फॉर्म जो है अपने आप को बाजार में स्थापित रखने में रुचि
मिलेगा, क्योंकि उनको जो है संतुलन कीमत पर एक तरह से सब चीज खरीदना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक तरह से उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, तो संतुलन कीमत पर क्या करेगा कि कोई भी वस्तु का न ज्यादा दाम देगा न ही कम दाम देगा, यानी संतुलित जो बैलेंस है वही एक तरह से दाम देगा उसका, एक तरह से अपने आप को वहां खरीदने में भी, कोई भी वस्तु को खरीदने में भी एक तरह से रुचि लेगा। अगर उससे ज्यादा उपभोक्ता से, कंज्यूमर से ज्यादा अगर दाम मांगा जाएगा, ज्यादा एक तरह से कीमत मांगा जाएगा कोई वस्तु का, तो वो फिर एक तरह से अपने आप को वो बाजार में स्थापित रखने की रुचि नहीं रखते हैं, एक तरह से स्थापित रखने का रुचि नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तरह से संतुलन कीमत पर फर्म और उपभोक्ता दोनों अपने आप को स्थापित रखने में, बाजार में स्थापित रखने में रुचि लेते हैं, यानी एक तरह से अपने आप को सही मायने में अपने आप को स्थापित रखते हैं। अधिपूर्ति क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये हम लोग जान लिए। और बाजार संतुलन क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये एक सिचुएशन है, ये एक हालात होता है जब किसी विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा और मांगी एक तरह से पूर्ति की गई मात्रा के समान होती है। ठीक है, यानी जितने वस्तु का डिमांड किया जाता है उतना वस्तु एक तरह से लाके सप्लाई करके भर दिया जाता है बाजार में, तो वो क्या कहलाता है, बाजार संतुलन। और बाजार संतुलन एक स्थिति है, यानी एक ऐसा सिचुएशन है। परिचय में हम लोग जान लिए, जो एक तरह से पढ़े हम लोग ऐसे सब के बारे में लिखा हुआ है। चैप्टर 5 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बाजार संतुलन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो जो आएगा, सेकंड वीडियो में भी हम लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि आपको चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए फिर अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।